हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ऑनलाइन क्लास आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदरी। तो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था, अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 10 ग्रेविटेशन। तो क्लास 9 का जो लेसन नंबर 10 है ग्रेविटेशन, इसमें हमने ग्रेविटेशन की इंट्रोडक्शन भी पढ़ ली थी, उसकी हिस्ट्री भी देख ली थी। इसके अलावा हमने ग्रेविटेशन का कांस्टेंट के बारे में भी देख लिया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक है अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री फॉल। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमने देख लिया था। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री फॉल। तो स्टूडेंट्स, फ्री फॉल देखिए होता क्या है, ठीक है। फ्री फॉल फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, वो हर चीज पर लगता है और वह लगातार दूसरी चीजों को, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है, खींचने का काम करता है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो सीधी सी बात है, एक कुछ समय बाद में, एक निश्चित टाइम बाद में, एक निश्चित हाइट पर पहुंचने के बाद में वापस वह अर्थ की तरफ ही आता है, ठीक है। वापस किधर आता है, अर्थ की तरफ ही आता है। तो अब देखिए, यही होता है फ्री फॉल कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर छोड़ा जाता है, ठीक है, तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो यह अर्थ की तरफ ही आएगा। अगर हम इसको ऊपर भी उछालेंगे तो भी एक निश्चित हाइट के ऊपर पहुंच करके वापस एट लास्ट ये नीचे की तरफ ही आएगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन के कारण यह नीचे की तरफ आता है। और इसी की बात नहीं, हर ऑब्जेक्ट की बात है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो जब फ्रीली उसको छोड़ा जाता है तो वह फ्रीली अर्थ की तरफ आता है, ठीक है ना। जब उसको छोड़ा जाता है तो वह फ्रीली ग्रेविटेशन के कारण अर्थ की तरफ मूव करता है, अर्थ की तरफ आता है। किस कारण, ठीक है, किस कारण से, ग्रेविटेशन के कारण। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं, आप लोग फिर इसके बाद में इसके वीडियो को पॉज करके इसकी डेफिनेशन लिख लेना। इसकी जो डेफिनेशन होगी, दो प्रकार की डेफिनेशन हो सकती है कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ ओनली अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ वी सेड दैट ऑब्जेक्ट आर इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। एक तो डेफिनेशन ये भी हो सकती है, और दूसरी देखिए डेफिनेशन, दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये हो जाएगी कि द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ एक्ट इज नोन एज फ्री फॉलिंग बॉडी एंड सच फॉल ऑफ बॉडी इज नोन एज फ्री फॉल। इसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। तो ऑनलाइन क्लास में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्लास की तरह हम आपको लिखाए। हाँ, आपको ये वीडियो में कंप्लीट होने के बाद में सेंड कर दूंगा, इसको आप पॉज करके ये दोनों टाइप की डेफिनेशन लिख लेना, जो भी आपको अच्छी लगे। तो फ्री फॉल का मतलब यही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वह मूव करता है, ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड द अर्थ, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स फ्रीडमली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। अब देखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखना जरूरी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से ऊपर, वही ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो जब उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है तो थ्रो करने के बाद में वह नीचे से ऊपर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है
तो आपको पता है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्योंकि इसके, एक मिनट लुकआउट के लिए थोड़ी खेद है। हाँ, तो स्टूडेंट्स जब उसको किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो आपको बताया था ना कि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, और आपको ये भी बताया था कि चेंज इन द वेलोसिटी विद द टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, उसमें एक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो इसमें जो एक्सीलरेशन यहाँ पर भी जनरेट होगा, लेकिन वह एक्सीलरेशन किस कारण से होता है, ग्रेविटेशन के कारण से। ठीक है, किस कारण से होता है, ग्रेविटेशन के कारण से। तो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जनरली हमने जो एक्सीलरेशन काम में लिया था, हेलो हाँ जी हाँ शुभम बोलो, हाँ शुभम बोलो, हाँ हेलो शुभम, शुभम अपना माइक ऑफ कर दो। और इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल कानो मेरा रुक रहा है। हाँ भाई, तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जनरली हम एक्सीलरेशन को यूं ए से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो जी से शो होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण है। तो जब यह ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वह ऊपर की तरफ जाता है, तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इधर लगता है इधर, तो जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है स्टूडेंट। ठीक है, जी की वैल्यू, सॉरी गलती होगी, जी इधर लगता है, ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट इधर है इधर, तो जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ध्यान रखना, तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। दूसरी चीज, अब यह एक निश्चित हाइट के ऊपर, अब देखो जब हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो u की वैल्यू नॉट जीरो, यानी u की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी u की। अब ऊपर जाकर के इसके एक समय ऐसा आता है कि यह कुछ से पल के लिए रुक जाता है, यानी v बराबर जीरो। ध्यान रखना कि जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, तो इसके अंदर v की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, g की वैल्यू नेगेटिव आती है, u की वैल्यू जीरो नहीं होती है। अब जब यह ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो आपको पता है कि जब यह ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो v u में बदल जाता है, यानी अब यहाँ से रुक करके वापस स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हुआ इसका मतलब प्राइमरी वेलोसिटी u, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो, प्राइमरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और v बराबर नॉट जीरो, तो v की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी, ध्यान रखना, तो v की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, और जी की वैल्यू प्लस होगी, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन भी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम, v की वैल्यू नॉट जीरो और u की वैल्यू जीरो। क्लियर स्टूडेंट, तो ये है आपके लिए जनरल टर्मिनोलॉजी फ्री फॉल के लिए, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब मैं थोड़ा सा आपको जी के बारे में बता रहा हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो इसको देखो आप, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, या आप ये भी लिख सकते हो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द अर्थ, ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द अर्थ, या रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, और स्मॉल जी ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो इन दोनों में समानता क्या होती है, इनमें रिलेशनशिप क्या होता है वो देखो, उसके बारे में देखते हैं अपन। अब इनके बीच में रिलेशनशिप
कैसे देखेंगे अपन, ये देखेंगे कि ये एक अर्थ है। और स्टूडेंट देखो, आपने एसएसटी में पढ़ा है कि अपन बोलते हैं जियोग्राफी, जियोग्राफी का अध्ययन करते हैं, तो जियोग्राफी में वो बोलते हैं भूगोल। तो बोला कि भूगोल यानी भूगोल, भू यानी धरती और गोल मतलब स्फीयर, कि धरती गोल है, ऐसा एसएसटी में हमने पढ़ा है। लेकिन साइंस ने इस चीज को प्रूव किया है कि अर्थ इज नॉट ए स्फीयर, ठीक है, कि इट्स स्ट्रक्चर इज नॉट ए स्फेरिकल, इट स्ट्रक्चर इज लाइटली ओवल शेप, ठीक है ना। तो अर्थ की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो कैसी होती है, ओवल शेप होती है। अब देखो कैसे, अगर इसकी स्ट्रक्चर ओवल शेप है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। देखो अर्थ की स्ट्रक्चर साइंस ने माना है कि इस तरीके की होती है, ओवल शेप। तो आपको पता है इसका सेंटर, जिसको कोर कहते हैं, कोर सेंटर पॉइंट को कहते हैं कोर। इस कोर से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं या नहीं कहते, ठीक है। तो दो रेडियस हुई, एक रेडियस ये होगी और एक ये। आपने जियोग्राफी में पढ़ा है कि इसको कहते हैं कोर, ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर लाइन, इसको कहते हैं पोल और इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन। अपन इसको आर पी से शो करके, इसको अपन आर ई से शो कर देते हैं। अब ध्यान से देखो कैसे, अब आगे अपन देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, पोल और इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो, आपको पता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशन लगेगा तो F बराबर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ये हमने माना था, कल अपन ने इसको प्रूव भी किया था, F बराबर, ठीक है। फिर अब आगे देखो स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है आप लोगों को साफ। अब देखो, आपको पता है कि F बराबर, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, m a या m g, क्योंकि a बराबर g होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन है इसलिए a की जगह हम क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, तो F बराबर होता है m g। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू, अच्छा दूसरी चीज एक और रह गई थी, डिस्टेंस d। अब ये d क्या था, दो प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस थी, लेकिन यहाँ तो दूसरा प्लेनेट है ही नहीं, है तो डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस क्या लेंगे, रेडियस, कहां से, उसके कोर से, यानी उसका हम क्या लेंगे, रेडियस। तो d बराबर आप क्या लिख दो, r, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आपको पता है ये कट रहा है ना कुछ, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो डिवाइड में आएगा, यानी इस m से ये m कैंसिल हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो g इक्वल टू क्या आ गया, तो देखो स्टूडेंट्स, g इक्वल टू क्या आ गया, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे सामने आ गया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी g और g के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आप इसको समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? सर मेरे को समझ में नहीं है। हाँ जय बोलो। सर समझ में नहीं है। हाँ समझ में नहीं है सर। क्या नहीं समझ में आया बताओ। सर आपने जो अभी पढ़ा है ना वो समझ में नहीं है। है अभी आपने जो समझाया ना
वो समझ में नहीं आया। आवाज मेरे को नहीं सुनाई दे रही है, बोलो। सर आपने जो ये पढ़ाया ना तो समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर से बता देता हूँ। कल वाली क्लास अगर ये f बराबर ये होता है, ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कल मैंने बताया ही था, कल इसको प्रूव किया था। अगर कल वाली अगर आपने क्लास ली है या वीडियो देखा है तो आप देखो, तो ये तो मैंने प्रूव किया था। तो अब आप देखो इधर कि f बराबर ये होता है और f बराबर mg होता है, ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया था, ठीक है। 8 के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, कई बार बता दिया मैंने कि यह f बराबर mg होता है और d क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या है इसमें, रेडियस, तो रेडियस लिख देंगे। तो अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, f बराबर mg लिख दिया, ठीक है। और ये ऐसी ऐसी हमने लिख दी, d बराबर r लिख दिया। इस m से ये m कैंसिल हो रहा है, ये तो मैथमेटिकल है, देखो, ठीक है। मैथ में ऐसे तो करते हैं, ठीक है। तो g बराबर क्या हो गया, कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि g की, अब देखो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस या फिर आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन ही लिख लो आप। तो देखो एप्लीकेशंस देखो कि g इज प्रोपोर्शनल टू, पहली क्या है एप्लीकेशन, g इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M। सेकंड क्या है, g इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। g इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब इसका मीन समझो स्टूडेंट्स, g इज प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि g जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी डिक्रीज होगा, और मास डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। फिर है g की वैल्यू इसकी इनवर्सल प्रोपोर्शनल, कल बताई थी मैंने इसको डिटेल में, ठीक है। कि यदि r बढ़ेगी डिस्टेंस बढ़ेगी, r बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी इनके बीच में, ठीक है। तो अगर r इंक्रीज होगी, रेडियस इंक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन भी कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी, और r डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप इसके बारे में बता देना। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर हम बात करते हैं कि किसका ग्रेविटेशन ज्यादा है। तो आप देखो पोल की रेडियस ज्यादा है कम है, तो आपको पता है r की इज लेस देन re, कि जो पोल की रेडियस है वो कम है और इक्वेटर की ज्यादा है। इसका मतलब पोल के ऊपर क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका g क्या होगा, मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, पोल का g क्या होगा, मैक्सिमम, और यहाँ इक्वेटर का जो g होगा वो क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि इसकी रेडियस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसी का फर्क पड़ता है हमारे वेट में भी, ठीक है ना, हमारे वजन में भी, क्योंकि हम लोग जब धरती पर खड़े हैं तो हमारा खुद का वेट है, उसको मास कहते हैं, और उसको ग्रेविटेशन फोर्स के कारण भी अर्थ की तरफ खींचा जाता है। तो दोनों कंबाइंड हो गए, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और हमारा वेट मास दोनों ही कंबाइंड हो गए, इसको वेट कहते हैं। तो अगर आप पोल के ऊपर अपना वजन तुलवाओगे, ध्यान से समझ लो कि अगर आप पोल के ऊपर अपना वजन तुलवाते हो तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, इस पर आपका वेट ज्यादा आएगा और इक्वेटर के ऊपर वेट कम आएगा, क्लियर। तो अब देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे कि सलोनी है, वो अपनी माँ के साथ गई और फिर उसके बाद में इसने क्या किया, पोल कुछ गहने खरीदे, कुछ ज्वेलरी खरीदी, और ज्वेलरी कहाँ खरीदी, पोल के ऊपर खरीदी, और पोल के ऊपर ज्वेलरी खरीदने के बाद में वो इक्वेटर पर किसी कंट्री में गई होगी और वहां पर उसको तोला, तो यहाँ वेट क्या हुआ, कम आया, तो उसकी टेंशन होगी, ये क्या ज्वेलरी की यहाँ तो ज्यादा आ रहा था, यहाँ कम आ रहा था, तो क्या जो ज्वेलर्स है उसने कोई गड़बड़ की है क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब उसको कौन समझाए कि जहाँ पर तूने ज्वेलरी ली थी वहां रेडियस की वैल्यू कम थी,
और रेडियस की वैल्यू कम होने से ग्रेविटेशन ज्यादा था, और ग्रेविटेशन ज्यादा होने के कारण वेट है वो ज्यादा आया, और यहाँ पर रेडियस कम है तो वेट कम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो एक बार आप ये क्लास कंप्लीट होने के बाद में इत्मीनान से ये वीडियो एक बार या दो बार ईयरफोन लगा के सुनना, पढ़ने की कोशिश करना। शायद हो सकता है कि देखो साइंस है, थोड़े डेरिवेशन वगैरह है, एक बार समझ में नहीं है, एक दो बार वापस देखना वीडियो को। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको और दूसरे तरीके से या और इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रिलेशनशिप वाला कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब आती है यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट एंड वैल्यू, वैल्यू एंड यूनिट ऑफ स्मॉल जी। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू और यूनिट क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, है तो एक्सीलरेशन, ठीक है तो ये एक्सीलरेशन चाहिए, नाम अलग हो गया, ग्रेविटेशन की इफेक्ट से। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने आप लोगों को जब 8 का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताई भी थी कि जी क्या होती है 9.8। सॉरी वैल्यू तो अपन बाद में निकालेंगे। देखो इसकी जो यूनिट होती है वो एक्सीलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी सेकंड स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसकी जो वैल्यू होती है, अगर आप इसमें रखोगे वैल्यू रखोगे इसकी 6.67 into 10 की पावर -11 अर्थ का मास रखोगे, ठीक है, और उसकी रेडियस रखोगे, तो आपके सामने जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपके सामने वहां पर आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए, अर्थ का मास जो है वो वैसे बुक में भी दिया हुआ है। अर्थ का मास यहाँ तो नहीं दिया हुआ वैसे बुक के अंदर, लेकिन अर्थ का मास होता है 6 into 10 की पावर 24 kg के करीब होता है। बुक में भी देखा नहीं मैंने ध्यान से, लेकिन लगभग इतना होता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो मास इतना होता है अर्थ का, और इसकी रेडियस है 6400 के करीब, कुछ 6400 के करीब कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने एग्जैक्ट 9.8 ही आएगा। ऐसा है कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप देखना उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना स्टूडेंट, इस टॉपिक को मिस मत कर देना। अब आगे के जो न्यूमेरिकल है वो इसी के बेस के ऊपर है, ध्यान से समझो। अब आगे के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी बेस पर आएंगे। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी अपन काउंट करते हैं। जैसे कि एक कार की वेलोसिटी, तो उसमें क्या क्या आती है, प्राइमरी वेलोसिटी आती है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आती है, भाई कोई भी चीज स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u। अगर वह जब लास्ट उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको फाइनल वेलोसिटी v कहते हैं। इससे यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको t कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उसको हम कहते हैं t कहते हैं। फिर उसके बाद में देखो u v t, ये हो गया प्राइमरी वेलोसिटी, ये हो गई। और फिर एक होता है s, s को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, कितनी दूरी तक बह गई ऑब्जेक्ट, कितनी दूरी तक गया वो उसकी डिस्टेंस है। तो ये तो एक कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है तब है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे से ऊपर फेंका जाता है या ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो उस समय उसमें एक नई चीज जुड़ जाती है, वो है ग्रेविटेशन। तो उस दौरान लॉ ऑफ मोशन क्या क्या होंगे
वो भी आप लोग देखना जरूर कि आपको पता है कि लॉ ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं। v इक्वल टू u प्लस 80, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों लॉ ऑफ मोशन है। अब देखो स्टूडेंट, आप इसमें ये चीज देखना है, मैं जनरल चीज बता रहा हूं, फिर इसको मैं डिटेल से भी बताऊंगा, देखना इसको फिर, क्योंकि अब अपना टाइम भी हो गया है, इसलिए मैं आज नहीं बता पाऊंगा इसको डिटेल से। अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको मैं फुल डिटेल से बताऊंगा। आपको पता है यू ए, तो ए क्या है, जी के बराबर, तो इसको आप क्या लिखोगे, यू प्लस जी टी। एस, एस बराबर क्या होगा, एच, क्योंकि एस दूरी है और ऊपर वाले में क्या करते हैं, हाइट, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एच, ए बराबर हो जाएगा जी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। ग्रेविटेशन का ग्रेविटेशन की जहां बात आ जाए वहां आप लोगों को यही काम में लेना है, और इसमें यही हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। इस तरीके से इसकी इक्वेशन बनेगी, लेकिन ये है अभी सही नहीं है, ये एक मैंने जनरल इक्वेशन बनाई है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी इक्वेशन बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन आती है कि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में इनकी अलग अलग कंडीशन बनेगी, और वो बनाने के बाद में हम लोग अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब अपन बात करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, यानी बॉटम या फिर नीचे से ऊपर से नीचे कर देते हैं। ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम जब कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंका, तो आपको अभी मैंने बताया था क्या होता है, a बराबर क्या हो जाएगा, g। ठीक है, s बराबर h और g बराबर पॉजिटिव। g क्या होगा, इसमें पॉजिटिव बताया था। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बनेगा। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस 80। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बनेगा, v की वैल्यू क्या है, अच्छा v की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, ऊपर से नीचे, u की वैल्यू 0 और v इज नॉट 0, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें u की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो v इक्वल टू 0 प्लस gt, तो v बराबर क्या आ जाएगा, gt। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनेगा v इक्वल टू gt। ओके स्टूडेंट्स, v इक्वल टू gt। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखो ये कैसे बनेगा, s बराबर क्या होगा, h, u 0 इनटू t प्लस हाफ a की जगह g और t की जगह t स्क्वायर। तो आपको बताइए क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बनेगी, हाफ gt स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v का v आ गया, ठीक है, u का 0 प्लस 2gs का h। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गई v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इसी से स्टूडेंट हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, टॉप टू बॉटम हो गया, अब है बॉटम टू टॉप। जब किसी ऑब्जेक्ट को, ये तो था ऊपर से नीचे फेंका, अब हमने जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया नीचे से ऊपर की तरफ, तो देखना
अब उस कंडीशन में क्या होगा देखो, सर एक जुड़वा दिखाऊं तुम्हें, सर जुड़वा है वे, देख जुड़वा। बॉटम टू टॉप, अब बॉटम टू टॉप देखिए, पहला इसमें क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो बी जीरो आ जाएगा। सर हाँ जी, का पहनता हूँ। सर मैं ये बोल रही हूँ वीडियो वापस कहाँ पे मिलेगी? है? ये वीडियो वापस कहाँ पे मिलेगी? कभी भेजूंगा, लिंक भेजूंगा थोड़ी देर बाद में, आपको वापस मिल जाएगा ये वीडियो। और सर ये लिंक ज्वाइन ही नहीं हुआ, 9 बजे तो ज्वाइन हुई है मेरी क्लास, है? 9 बजे तो ज्वाइन हुई है क्लास, इतना लेट कैसे हो गया फिर? 8:30 बजे मैंने शुरू कर दिया था, 8:35 पर। एक बार बाद में बात करता हूँ, टाइम कम है। देखो v इक्वल टू 0, g की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और g नीचे लग रहा है, तो g की वैल्यू क्या जाएगी नेगेटिव। वही s बराबर h, ठीक है, g की वैल्यू हो गई, u की वैल्यू नॉट 0, ठीक है, u की वैल्यू नॉट 0, 0 नहीं होगी, ठीक है, और a बराबर g है नेगेटिव। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू u प्लस 80, तो इसकी क्या बनेगी, v 0 है तो 0 बराबर u, 0 बराबर u, a क्या है g और माइनस वाला तो u माइनस gt, आपको पता है ये 0 है तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगी u बराबर gt। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बनेगा, u इक्वल टू gt होगा। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखो s बराबर क्या है स्टूडेंट, h, u क्या है, u ही है, t ut। अब देखो a क्या है माइनस g, a बराबर क्या है माइनस है ना, आपको बताया था, तो यहां सीधा माइनस कर दो, माइनस हाफ gt स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बनेगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as। तो देखो आपको पता है v 0 है इक्वल टू u नॉट 0, तो u स्क्वायर माइनस आ जाएगा क्योंकि a बराबर माइनस g है ना, तो 2gh। अब ये इधर चला जाएगा, या फिर ठीक है इसको इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कब, जब किसी ऑब्जेक्ट को बॉटम टू टॉप थ्रो किया जाता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तब उसकी इक्वेशन आपको मैंने पहले बता दी थी। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। अब आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर इसके आगे के अपन न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।